नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री के इस चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के एकीकरण से संबंधित टॉपिक पर बात की। आज हम इस चैप्टर के अंत की ओर हैं, जहां हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह राष्ट्र को विजुअलाइज किया गया। 18th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया था विचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन से विचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों? जैसे कि आज़ादी को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, जस्टिस को। ये सब सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा रहे थे, जैसे कि ब्रोकन चेन है ना, आज़ादी का प्रतीक थी। लेकिन 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने नेशन को भी पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया, यानी कि व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। किसी राजा को, किसी रानी को किसी व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करना या उसकी स्टैचू बनाना तो आसान है, लेकिन किसी नेशन को किसी व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करना थोड़ा कठिन था। लेकिन आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी से नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया। खासकर नेशन को एक फीमेल फिगर के थ्रू दिखाया गया, और यह फीमेल फिगर वास्तविक या रियल लाइफ में कोई फीमेल नहीं थी। जैसे कि हम बात करें कि आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती है, और लिबर्टी एक आज़ादी का सूचक है जिसको एक महिला के रूप से दिखाया गया, जबकि ऐसी कोई महिला नहीं है। उसी तरह फ्रीडम को भी इसी रूप में दिखाया गया। यदि आप बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस एक राष्ट्र राज्य था जिसको आर्टिस्ट ने मैरियान नाम के एक अलेजरी से रिप्रेजेंट किया। अलेजरी का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब हम किसी व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अलेगरी कहते हैं। तो फ्रांस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, अमूर्त विचार था, यानी कि कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था। उसको एक महिला के रूप में रिप्रेजेंट किया कलाकारों ने। जिस महिला का, तो फ्रांस को या फ्रांस नेशन को किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया? मैरियान के रूप में। तो मैरियान वास्तविक में कोई ऐसी महिला नहीं थी। मैरियान फ्रांस में एक फेमस क्रिश्चियन नेम था, जिसका यूज़ कर लिया उन्होंने फ्रांस को एक नेशन के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरह फ्रांस की तरह जर्मनी में भी जर्मेनिया को रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर जर्मेनिया भी वास्तविक कोई महिला नहीं थी, तो जर्मनी को एक महिला के रूप में दिखाया गया, जो कि जर्मन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी। जर्मेनिया को यदि देखें तो उसके सिर पर एक बलूत वृक्ष के पत्तों का एक मुकुट था, यानी कि ओक लीव्स का क्राउन था, जो कि हम जानते हैं कि जर्मनी में ओक हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जर्मनी में बलूत को वीरता से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए जर्मेनिया बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी। ठीक है, तो जहां हमने देखा कि जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने नेशन को भी व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया, खासकर फीमेल फिगर में। जैसे कि मैरियान को फ्रांस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, और जर्मेनिया को जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पोर्ट्रे किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि 18th सेंचुरी में भी कुछ सिंबल्स यूज करते थे आर्टिस्ट ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि ब्रोकन चेन का यूज़ किया जाता था, है ना, फ्रीडम के लिए स्वॉर्ड का यूज़ किया जाता था, फाइट के लिए तैयार हैं, ऐसे विचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए अब हम इस टॉपिक के अंत की ओर हैं, और हमारा ये अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवाद। जहां राष्ट्रवाद में विदेशी शासकों या कहें राजाओं के चंगुल से मुक्त होकर स्वतंत्रता की चाह होती है, वहीं साम्राज्यवाद दूसरों की स्वतंत्रता छीनकर साम्राज्य विस्तार करता है। ठीक है, शुरुआत में यदि हम बात करें 19th सेंचुरी के शुरुआती टाइम में, तो नेशनलिस्ट था दूसरों से आज़ादी पाना। लेकिन अब यह आदर्श विचार अब वह आदर्श नहीं रह गया था। अब इसकी जो सोच थी
वो नैरो हो चुकी थी, यानी कि राष्ट्रवादी विचारधारा अब राष्ट्रवाद से संबंधित ना होकर साम्राज्यवाद की तरफ ट्रेंड कर रही थी। देखें क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में जो नेशनलिस्ट थे वो अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, साथ ही यदि ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरे से युद्ध करने के लिए भी तैयार रहने लगे थे। हम देखें पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा टेंस कंडीशन या कहें कि सबसे ज़्यादा तनाव राष्ट्रवादी ताकतों को लेकर या साम्राज्यवाद को लेकर किस क्षेत्र में था, तो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो तनाव का क्षेत्र था वो था बाल्कन। अब देखते हैं बाल्कन क्या है। वर्तमान के दिनों में जिन देशों को आज हम जानते हैं, खासकर कि हम आपको नाम से ही बता देते हैं, मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें शामिल है बुल्गारिया, है ना, मैसिडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, है ना, सर्बिया, हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो। ये सभी वो देश हैं जिनको 1871 के टाइम पर या 19वीं सेंचुरी में बाल्कन रीजन कहते थे। ये यूरोप का वह बाल्कन रीजन है जहाँ राष्ट्रवादी ताकतें अपने विस्तार नीति को लेकर एक दूसरे से उलझ रही थीं। तो मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन आफ्टर 1870 वाज द एरिया ऑफ बाल्कन। ठीक है, ये बाल्कन क्षेत्र की ज्योग्राफी भी अलग थी और एथनिक वेरिएशंस भी थे, या कहें कि यहाँ पर जातीयता में भी भिन्नता थी और इनके भौगोलिक क्षेत्र भी अलग अलग थे। इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर अपने अपने एम्पायर बढ़ाने के विचार रखते थे। शुरुआत में बाल्कन रीजन के लोगों को स्लाव्स कह देते और यह एक ओटोमन एम्पायर के अधीन था, लेकिन जैसे ही ओटोमन एम्पायर का विघटन होना शुरू हुआ और ये बाल्कन स्टेट्स इंडिपेंडेंट होना शुरू हुए, वैसे ही उनके बीच में जेलसी बढ़ती चली गई, है ना। हर एक बाल्कन स्टेट अपने एम्पायर को, अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। ठीक है, इसलिए बाल्कन स्टेट्स कैसे थे, एक दूसरे से जेलस थे और क्या चाहते थे, कंक्वायर करना चाहते थे दूसरे क्षेत्रों को, यानी कि अपना क्षेत्र बड़ा करना चाहते थे। स्थिति जब यहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई, यानी कि विस्फोटक कब हो गई, जब यूरोप के जो बड़े बड़े पावर्स थे जिनको हम जर्मनी, रसिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से जानते हैं, वो भी इसी बाल्कन रीजन में उतर आए अपने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। इन देशों के बीच में ट्रेड को लेकर, नौसेना को लेकर, आर्मी को लेकर और उपनिवेशवाद को लेकर पहले से ही बहुत प्रतियोगिता थी। जब ये बाल्कन रीजन में आए तो इस प्रतियोगिता में, इस प्रतिस्पर्धा ने जोर पकड़ लिया और हर एक पावर अपने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयास करने लगी। आपने देखा यहाँ पर ईच पावर हैड टू गेन टू होल्ड पावर ओवर बाल्कन। हर एक शक्ति, हर एक ताकत या देश अपना अधिकार बाल्कन के ऊपर जमाना चाहता था। इसी क्रम में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1914 में।